बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज 249 कराची का इलेक्शन था, हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इब्तदाई गिनती के मुताबिक गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक फातह करार पाई, लेकिन उन नताइज को तस्लीम नहीं किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने और चैलेंज कर दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और रीपोलिंग की दरख्वास्त दे दी। नतीजा रोक लिया गया था, नोटिफिकेशन रोक लिया गया था। आज उसकी हेयरिंग थी और मुस्लिम लीग नवाज़ का मौक़िफ़ दुरुस्त माना गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रीकाउंटिंग का हुक्म दे दिया, यानी कि दोबारा गिनती होगी RO के ऑफिस में। और मजबूत दलाइल दिए गए, बड़े बड़े वकला नामवर लेके आए थे, मैदान में उतरे थे। लतीफ़ खोसा साहब थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और सलमान अकरम राजा साहब थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। और फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा कराची के इलेक्शन के बारे में, ज़रा सुनिए। कराची के इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई है। तहरीके इंसाफ का मुतालबा तो ये है कि ये रीपोल में जाना चाहिए। इसको इस वक्त गिनने का कोई तुक नहीं बनता। टोटल जो वहां पर वोट पड़ा है वो 21% पड़ा है और जो जीतने वाले हैं उनको 5% वोट जो है वो मिला है। तो इतने कम वोटों के साथ कोई बंदा असेंबली में आ जाए तो वो फिर एक जाहिर है कि वो तो इलेक्शन जो है वो एक बिल्कुल तमाशा बना है। 5% की, लेकिन ये माजी में भी ऐसा हुआ है और वो हुआ था बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में चंद हज़ार जिन्होंने लोग वोट लिए थे उनको फातह करार दिया गया था और वो फैसला किया था वसी तर कौमी मफाद में। लतीफ़ खोसा साहब क्या कहते हैं, उनको भी सुन लें। 2:30 बजे रात के इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस होने के बाद ये एक दरखास्त रिटर्निंग ऑफिसर को दी जाती है। ना तो रीजनेबल सी दरखास्त, ना उसके साथ कोई मवाद लगाया गया था, ना उसके साथ कोई स्पेल आउट किए गए थे कि फलां पोलिंग स्टेशन पर कोई धांधली हुई है। सदा की के इस दरखास्त को जो मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से दी गई है, इसको मुस्तरद किया जाए। रिटर्निंग ऑफिसर जो है इस पे रिजल्ट को कंसोलिडेट करके हमारी जो है नोटिफिकेशन जारी की जाए। लेकिन ये बात नहीं मानी गई और मुस्लिम लीग नवाज़ की बात मान ली गई, मौक़िफ़ दुरुस्त माना गया। तो सब वैसे अगर धांधली वांधली नहीं हुई तो रीपोलिंग क्या है, रीकाउंटिंग में कौन सा नतीजा तब्दील हो जाना है? अगर बात सही है, पहली काउंटिंग सही है, बहुत कम होती है, कोई 1-2% रिजल्ट तब्दील हुए आज तक। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं हुए। हाँ, मुखालफत नहीं, लेकिन आप उस तरफ आते नहीं है। किस तरफ? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उन्होंने कहा कि हम 19,500 वोट लेके जीत गए और वो 10-11 बजे से वो रिजल्ट बांट रहे थे। ये क्या ड्रामा हुआ है, क्या तमाशा, मुझे नहीं समझ लग रही कि हु इज प्लेइंग गेम्स विद होम। तहरीक लब्बैक के मामले में तो कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही और मेरा ख्याल है कि अब जो उनकी अपील है हो सकता है उसको भी एंटरटेन ना किया जाए और लॉ मिनिस्ट्री इत्तलात के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रेफरेंस की तैयारी भी कर रही है। कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स की रोशनी में चौधरी साहब। ओ जी, वो जो मर्जी करे, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है 22 करोड़ मुसलमानों के दिलों से तो कोई नहीं निकाल सकता ना। ये बात की मजबूरियां हो सकती हैं, मुसलमानों की नहीं है। और ना हम तहरीक लब्बैक हो या कोई और हो, जो कोई कानून अपने हाथ में लेगा हमारे हाथ उसके खिलाफ खड़े हैं। बिल्कुल सही। बस मैं तो एक इलेक्शन जिसमें उनको आपने अलाउ किया था और उनका उम्मीदवार वहां मैदान में था और उन्होंने एक रिजल्ट दिया 10-11 बजे। अब आप भी वैसे मुझे बता दें 21% पोलिंग है और 5 बजे पोलिंग बंद हुआ है, तो 2:30 बजे तक क्या होता रहा? तो साहब उसने कोई खाना वाना भी तो खाना होता है ना इंतखाबी अमले ने। फिर आप अलाउंस जब देने पर आ जाते हैं तो आपकी मर्जी है। नहीं, वो लंबी ड्यूटी दे रहे होते हैं। ये कोई पोलिंग का अमला कोई 8 घंटे की ड्यूटी तो नहीं ना देता, वो सुबह अर्ली आता है, बल्कि रात को ही तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था। नहीं, उसमें ब्रेक भी हो जाती है ना, ब्रेक भी तो लेनी पड़ती है, खाना पड़ता है, कोई नमाज पढ़नी होती है,
को टेलीफोन सुनने होते हैं, तो इसलिए वो देर सवेर तो हो ही जाती है। लेकिन बहरहाल अब चूंकि रिकाउंटिंग का ऑर्डर हो चुका है, पता चल जाएगा रिकाउंटिंग में। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, अगर मुस्लिम लीग नवाज जीत गई तो फिर वो उनको काफ़ी एज हासिल होगा चौसा PMLN को, क्योंकि सूबा सिंध में यानी कि दूसरे सूबे में उनको सीट मिलेगी। और अगर उनको मिल जाती है तो फिर वो ये नहीं कह सकते कि जनाब ये सिर्फ पंजाब तक महदूद रह गई है या GT रोड तक महदूद रह गई है, कराची से वो सीट निकालेंगे। इसका इंतज़ार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। इसी तनाजुर में तो सब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब पहुंच गए हैं और उनका ये दौरा जो है वो इम्पोर्टेंट भी है। और 7 तारीख को या 6 को पहुंचना है वज़ीर आज़म इमरान खान ने। उनका दौरा शुरू हो चुका है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जनरल बिलाल अकबर सफ़ीर के तौर पे मौजूद हैं वहाँ पे। तो क्या समझते हैं आप, क्योंकि ये काफ़ी टेंशन के बाद ये विज़िट हुआ है और इस विज़िट के बाद जो माजी करीब की मैं कहूँगा कि जो थोड़ी सी रंजिशें थीं वो मेरा ख्याल है कि ख़त्म होने वाली हैं। नहीं, ये बहुत अहमियत का दौरे हैं दोनों। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जा रहे हैं और चले गए, बल्कि पहुंच गए हैं जी। और वज़ीर आज़म भी परसों जो है वो जा रहे हैं या तरसों जी। तो ये हो सकता है दोनों इकट्ठे भी एक आध मीटिंग में शामिल हो, ये नहीं पता अभी। लेकिन उनसे फ़ौजी और सियासी, सफारती और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वहाँ बहुत बड़ी तादाद में, उनके मसाइल, ईरान और सऊदी अरेबिया। मैंने पहले भी कहा है क्या मुसलमान मुल्कों की आंखें खुल गई हैं कि ये डुगडुगी बजा बजा के मगरबी ताकतें और बड़ी ताकतें जो हैं वो मुसलमानों को लड़ा के अपना उल्लू सीधा करते हैं। हमारे सगे कोई नहीं है, लिहाजा हमें अपने मसाइल जो हैं बाहमी बातचीत के ज़रिए हल करने चाहिए, बजाय कि दूसरों के हाथों में खिलौने बने। तो इस हिसाब से ये बड़ा अहम दौर है। और मैंने पहले भी किसी वक्त प्रोग्राम में कहा था कि पहले अगर हमारी 1500 लोग उनकी ट्रेनिंग कर रहे थे तो उसकी 2200 और चले गए थे। तो अगर सऊदी अरेबिया को पाकिस्तानी मसल्ह अफवाज की किसी भी शक्ल में कोई ज़रूरत होगी विद इन सऊदी अरेबिया, नॉट टू अटैक यमन और एनी अदर कंट्री, सऊदी मतलब है मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा सऊदी सरजमीन की हिफाजत के लिए, सऊदी सरजमीन की हिफाजत के लिए, हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए पाकिस्तान आर्मी की भी ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तानी फ़ौज भी वहाँ पे लड़ेगी, लेकिन दिफा के लिए, किसी दूसरे मुल्क पे हमला आवर होने के लिए नहीं। एग्जैक्टली जी, यही है, ये मौक़िफ़ है। तो मेरा ख्याल है कि चौधरी साहब जो पिछली कुछ गलतफहमियाँ थीं, रंजिशें थीं, वो सारी की सारी दूर हो गई और तब भी वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ का ये दौरा जो है, और कोई खुफिया दौरे भी हुए थे सऊदी अरेबिया के, जी बिल्कुल हुए हैं। आज अचानक ये दौरे हो रहे हैं। बैकडोर डिप्लोमेसी में काफ़ी एक्टिविटीज़ थीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विज़िट हुए और वो ज़्यादातर मिलिट्री साइड के थे। और उसके बाद फिर ये बाकायदा तौर पे इस दौरे का हुआ। किंग सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म इमरान खान को दौरे की दावत दी थी। आर्मी चीफ 4 दिन पहले गए हैं और वज़ीर आज़म का दौरा जो होगा वो 2 दिन का होगा, 7 और 8 तारीख को वहाँ पे होंगे सऊदी अरब में। तो साहब एक और भी मुसीबत आन पड़ी है, वो फवाद चौधरी साहब लाइन पे होते हैं तो फिर उनसे बात करेंगे। यूरोपीय पार्लियामेंट ने जी एक करारदाद मंजूर की और वो मंजूर की पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पहले ही पाकिस्तान के इधर के हालात थोड़े जो ख़राब हैं और ख़ास तौर पे TLP के बाद जो गवर्नमेंट का और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनका हुआ टाकरा, जिसमें कीमती जानें हमारी ज़ाया हुई और सैकड़ों अभी भी गिरफ़्तार हैं, उन पर मुकदमात दर्ज हैं और साद रिज़वी भी अभी गिरफ़्तार हैं। एक मुआहदे के तहत धरना ख़त्म हुआ। आज एक और पुलिस के आदमी की शहादत की खबर आई है। तो ये मामला था। हाँ। अब इसी दौरान यूरोपीय पार्लियामेंट ने भी वो क्या कहना चाहिए जलती पर तेल का काम किया। उन्होंने कहा जी फ्रेंच स्कूल में उस्ताद के खिलाफ दहशत गर्दाना हमले पर फ्रांसीसी हुकूमत के
आज़ादी इजहार राय के रद्द-ए-अमल के बाद पाकिस्तान में फ्रांसीसी हुक्काम पर इंतहा पसंद ग्रुपों के हालिया पे दर पे हमलों और पाकिस्तान के तौहीन आमेज़ वाक़यात पर बयानात के बाद सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ी, जिसके बाद 15 अप्रैल 2021 को फ्रांसीसी हुक्काम ने पाकिस्तान में अपने शहरियों को फौरी तौर पर पाकिस्तान छोड़ने के अहकामात जारी किए। 20 अप्रैल 2021 को हुक्मरान जमात ने कौमी असम्बली में करारदाद पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने पर बहस की जाए। यूरोपियन पार्लियामेंट पाकिस्तान पर जोर देती है कि पाकिस्तान पीनल कोड से सेक्शन 295B और C को निकाल दिया जाए। मुल्क में आज़ादी इजहार ख्याल और आज़ादी इजहार राय को मजबूत किया जाए और मुअस्सर तौर पर मजहबी बेहुरमती के कवानीन को ख़त्म कर दिया जाए। चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी फवाद साहब, आवाज़ आ रही है क्लियर? लेकिन आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही। आप किसी नहीं, कोई लैंडलाइन वहाँ है तो वहाँ मिला लें। किसी खुली जगह पे हों तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही। यूरोपीय पार्लियामेंट जी पाकिस्तान पर जोर देती है कि पाकिस्तान पीनल कोड से सेक्शन 295B और C को निकाल दिया जाए ताकि मुल्क में आज़ादी इजहार ख्याल, आज़ादी इजहार राय को मजबूत किया जाए और मुअस्सर तौर पर मजहबी बेहुरमती के कवानीन को ख़त्म कर दिया जाए। यूरोपीय पार्लियामेंट हुकूमत पाकिस्तान से मज़ीद मुतालबा करती है कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम की जाए ताकि यकीनी बनाया जा सके कि तौहीन मजहब के मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में नहीं चलाए जाएंगे और तौहीन के मुबैना मुर्तकब मुल्ज़िमों को ज़मानत का हक दिया जाए। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। फवाद साहब, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, ये यूरोपियन पार्लियामेंट ने करारदाद पास की है और हमें कहा जा रहा है कि हम तौहीन रिसालत का जो कानून है उसमें से 295B और C को खारिज कर दें और पाकिस्तान में इजहार ख्याल और इजहार राय को मज़ीद आज़ाद किया जाए। और क्या आप नहीं समझते कि ये हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है और इससे मज़ीद अनरेस्ट पैदा होगा? देखिए, पहली बात साहब के कोई अनरेस्ट वाली बात नहीं है, ये ओपिनियंस हैं और यूरोपीय यूनियन ने अपनी ओपिनियन जो है वो हिंदुस्तान के बारे में भी एक रेजोल्यूशन में दी है, जिसमें उन्होंने वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात की है और दूसरा उन्होंने ये जो रेजोल्यूशन जो है वो पास की है जिसमें उन्होंने जो एक हमारा जो ब्लास्फेमी के इशू के ऊपर उन्होंने बात की है। देखें, ये फैसला यूरोपीय यूनियन नहीं कर सकता पाकिस्तान के बारे में कि हमें जो हमारा जो कानून है उसमें क्या चीज़ हमारे लिए जुर्म है और हमारे लिए जो जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल भी कहा कि ये फैसला तो हम करेंगे ना कि हमें पेन ज़्यादा किस चीज़ से होता है। अगर हमारा जो दुख है वो ये है या पेन जो है ये ब्लास्फेमी के ऊपर और खातमुल नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्जत और नामूस है उससे बढ़कर तो हमारे लिए कुछ नहीं। लिहाजा ये फैसला करना कि यहाँ पे क्या कानून होगा और वो तौहीन में क्या यहाँ पे क्या कवानीन होंगे, ये फैसले तो हमने खुद करने हैं और इसलिए ये इससे यूरोपीय यूनियन का या किसी और पार्लियामेंट की करारदाद पर उससे जो है वो फर्क नहीं पड़ता और इसलिए ये जो कार्रवाइयाँ भी पाकिस्तान के अंदर हुई हैं ये हमने अपने एक दाखिली पॉलिसी के तहत की हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है बैरूनी किसी ओपिनियन से। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट के बारे में नहीं सोच रही 295B और C में, यानी कि तौहीन रिसालत का जो कानून है जो डिमांड इस वक्त यूरोपीय पार्लियामेंट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम अपने कवानीन हमारी पार्लियामेंट बनाती है, वो जाहिर है कि बाहर की डिक्टेशन लेके तो हम नहीं बनाते। दूसरी बात यह है कि जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून है उसमें कोई भी तब्दीली जो है वो मुमकिन ही नहीं है और हमारे लिए वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुर्मत है उससे बढ़कर कुछ चीज़ है ही नहीं। लिहाजा हम इस तरह की बातों के ऊपर तो कोई ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है
और इसीलिए हम इस जो कोई भी बात ऐसी वो करेंगे उसका कोई फर्क जो है यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है। जो दूसरा अलबत्ता हिस्सा है जो मैं आगे आपसे अर्ज कर रहा हूँ, जो दाखिली मामला, वो देखिए ये हम किसी जमात को ये अलाउ नहीं करेंगे कि वो हुकूमत पाकिस्तान को आके डिक्टेट करे कि आपकी फॉरेन पॉलिसी ये होनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और जिस तरीके से सिक्योरिटी इदारों के ऊपर हमले किए गए, जिस तरीके से पुलिस के ऊपर हमले किए गए, वो भी हमारी एक दाखिली पॉलिसी है, वो हम अलाउ नहीं करेंगे। और ये बैरूनी मामला को दबाव को सामने रख के हम अपने कवानीन नहीं तब्दील कर सकते। बिल्कुल ठीक है। तो एक और भी आगे एक और डिमांड कर रही है जी यूरोपीय पार्लियामेंट। मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और एक आपको पता है कि मुखालफिन भी इससे फ़ायदा उठाते हैं। तो उन्होंने एक और मुतालबा किया है। उन्होंने कहा जी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम की जाए और यकीनी बनाया जा सके कि तौहीन मजहब के मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी में ना जा सकें और तौहीन मजहब और तौहीन रसालत के मुकदमात जो हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में भी ना चलाए जाएं, और अगर हो तो ऐसे तौहीन के मुर्तकिब मुल्ज़मान की ज़मानत हो जाए। ऐसी भी कोई चीज़ ज़ेर गौर नहीं है और रिजेक्ट करते हैं हम। मैंने आपको पहले जैसा अर्ज किया, चाहे कानून हो, चाहे प्रोसीजर्स हो या प्रोसेसेस हो, ये हम अपनी जो हमारी जो पार्लियामेंट है वो फैसले करती है पाकिस्तान के लोगों की उमंगों के मुताबिक। हम यूरोपीय यूनियन के कहने के ऊपर ना कानून को बनाएंगे, ना कोई प्रोसीजर चेंज करेंगे और ना ही हम इसके ऊपर जो है कुछ सोच भी रहे। साबर साहब मैं गल करनी जी साहब आओ। फवाद चौधरी साहब, एक तो आपको मुबारक हो कि वज़ीर इत्तलात के तौर पर आपकी कारकर्दगी जो है काबीना ने आज बड़े पैमाने पर उसकी तारीफ व तौसीफ की है। हैट्स ऑफ टू यू, आपको मुबारक बहुत बहुत। हैविंग सेड दिस, आपसे मैं ज़रा दो टोक बात करना चाहता हूँ, अगर तो आपकी इफ्तारी मुकम्मल हो गई है तो। करिए साहब। कि यानी पाकिस्तानियों की गालिब अक्सरियत ये चाहती है कि इमरान खान जैसी ईमानदार क़यादत पाकिस्तान में कामयाब हो, वो आगे जाएं, ये टर्म भी पूरी करें और अगर हो सके तो अगली टर्म भी लें। लेकिन आप जो 3 साल आपने गुजारे हैं वो कोई अपनी कारकर्दगी के जरिए पाकिस्तानियों की आपने कोई खातिर खा हौसला अफजाई नहीं की, और गालिब पाकिस्तानियों की अक्सरियत जो मुल्क से बाहर है वो भी पीटीआई की तरफ देखती है। ना उनको वोटिंग का राइट मिला है, ना यहाँ रोटी का राइट मिला है लोगों को। तो अभी भी आपके वही पुराने लक्षण रह रहे हैं 3 साल वाले, या आपका कोई मंसूबा है कारकर्दगी के जरिए पाकिस्तान के लोगों को मुतमईन करने का? चौधरी साहब, पहली बात तो यह है कि मैं इस बात से थोड़ा आपके खिलाफ करूंगा। पहले साल में जब पाकिस्तान में पीटीआई ने इक़्तिदार संभाला था और इमरान खान ने वज़ीर आज़म बने थे, पाकिस्तान उस वक्त बैंकरप्सी के दहाने पे था। हमें ये लग रहा था कि अगर अभी हमें फौरन चंद महीनों के अंदर को $2-3 बिलियन नहीं मिले तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। और बैंकरप्सी का मतलब आपको अच्छी तरह पता है, हमारी एलसीज रुक जाती, हमारे यहाँ जो तमाम जो एक हमारा बैरूनी दुनिया से जो तजारत का रिश्ता है वो मुकम्मल एक तबाही के दहाने पे पहुंच जाता। हमने इन हालात में ये मुल्क संभाला था। जब पाकिस्तान में इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे उस वक्त पाकिस्तान में तस्वर ही कोई नहीं कर सकता था कि करप्शन भी कोई इशू होगा। आज 3 साल के बाद आप पाकिस्तान में फेडरल कैबिनेट के लेवल के ऊपर, वज़ीर आज़म के लेवल के ऊपर एक भी करप्शन का स्कैंडल जो है वो नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ा डिपार्चर है जो हमारा हुआ। उसके बाद जिस तरीके से हमने मईशत को मुस्तहकम किया, कोविड के बाद आप देखिए जिस दिन 26 फरवरी को कोविड आया था हम अपना कुछ भी नहीं बना रहे थे, आज हम मेजर एक्सपोर्टर हैं। ये तीसरी कोविड की लहर है और ये चीजें जब हो जाती हैं तो उस वक्त हमें फिर उसकी कदर नहीं रहती। लेकिन इसको तीसरी 1 साल के दौरान देखें हमने क्या क्या किया। हमने 7000 बेड्स का इजाफा किया, अपने ऑक्सीजन बेड्स का और आईसीयू बेड्स का। उसके बाद हमने जो ऑक्सीजन जो 370 मैट्रिक टन हम बना रहे थे हम 700 मैट्रिक टन पे ले गए। आज पाकिस्तान की मिसाल दी जा रही है दुनिया में जिस तरीके से हमने कोविड का मुकाबला किया। आज पाकिस्तान की मिसाल दी जा रही है जिस तरीके से हमने एक बिल्कुल गिरी हुई मईशत से एक मुस्तहकम मईशत की तरफ हमने सफर किया। तो आपकी बात ठीक है, बहुत सारी उम्मीदें नहीं पूरी हुई होंगी। जैसे कि ये ओवरसीज वोटिंग राइट की अभी हमने बात की है, हमें तो 10 दिन से आप सुन रहे हैं मुसलसल
हम अपोजिशन को कह रहे हैं कि इसके ऊपर आए, बैठे, हमसे बात करें, और आपने उनका रवैया भी आपके सामने है। और जिस तरीके से वो, और ये भी नहीं कह रहे, हम कहते हैं कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट नहीं देना चाहते, ये राइट नहीं देना चाहते, तो आप आके कहें। अब वो यहाँ पे ना देना चाहते हैं और ना ही इसका इकरार कर रहे हैं। सो ये सारी चीजें हैं, हर जो एक हमें अपने मारूजी हालात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते जब आप हुकूमती परफॉर्मेंस की बात करें। मेरा ये ख्याल है इन हालात में इससे बेहतर और भी हो सकता है। रूम की वो तो हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है, लेकिन अभी भी हमने बहुत कुछ किया। जी जज साहब, मजीद पूछो। और उसके बाद ये अब जो आपने, अब आप कोई डिफीटेड या हारे हुए या ऑन दी रन तो नहीं नजर आते? कभी आपके एक कुली का हम असम्बली तोड़ सकते हैं, दूसरे साइड वो वजीर आजम जो है वो इस्तीफा, वो उनको अब इक़्तिदार की कोई परवाह नहीं, तीसरा वजीर आजम कहते हैं मैंने बहुत गलतियां की हैं। तो आर यू ज़हनी तौर पर पीटीआई इस चीज़ के लिए तैयार है कि वो हुकूमत छोड़ दे या हुकूमत से निकल जाए? देखें, कोई बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें असद उमर साहब का इंटरव्यू है, आप अभी जरा वीडियो चला के देखें और आप देखें कि किसी तौर के ऊपर भी उससे ये मतलब लिया जा सकता है जो कि सोशल मीडिया में जिस तरीके से लिया गया। असद उमर साहब जो एक वाकया सुना रहे थे कि वज़ीर आज़म जो है वो ब्लैकमेल नहीं होते और किस तरीके से वो इन मामलात के ऊपर बड़े वाज़ेह हैं, और उसको एक जो है वो ट्विस्ट दिया गया। दूसरी बात यह है साहब, शॉर्ट असद उमर साहब का सुन लें, एज इट इज, हमने कोई इसमें एडिटिंग नहीं की। सुनाइए जी, जरा शॉर्ट तैयार करना जी, निकालना जरा जी। जज साहब रेडी है जी, सुनाइए। जिस तरह आजकल हमारी वफाक में कोalition गवर्नमेंट है, हमारी केपी में कोalition गवर्नमेंट है, वहां पे कोई 10-12 लोगों का ग्रुप बन गया और टीवी पे खबरें चल रही है जी, बस सब तो गई गवर्नमेंट गई। खान साहब का मैसेज आया कि ये मैंने बुलाया है इन ग्रुप को, तो तुम भी आ जाओ। अच्छा, जब मीटिंग शुरू हुई ना, तो खान साहब ने बोला कि आप जो भी बात करना चाहते हैं ना, वो मैंने आपकी सारी बात सुनी, एक चीज जो है ना वो अपने जहन में क्लियर कर लें। अगर आप में से कोई ये समझता है कि मुझे ब्लैकमेल करके आप मुझसे कोई काम करा सकते हैं ना, तो मैंने कल नहीं, मैंने आज हुकूमत तोड़ देनी। अब बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? तो अभी भी अगर किसी को गलत फहमी है ना ब्लैकमेल की, ये जहन में स्टोरी याद रखना। इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ही कैन कर्टेल, अपनी मर्जी से कर्टेल हिज टाइम एज प्राइम मिनिस्टर, अगर उनके ख्याल में जो वो अचीव करना चाहते हैं उसके राह में रुकावट आ रही। जी जज साहब, फवाद साहब, और कौन सी रुकावट? फवाद चौधरी साहब, आप एक प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन हैं और आपका एक पूरा यानी बैकग्राउंड है, और जो बात सही है वो करते हैं, आपको किसी को पसंद आए या ना आए। आपको जितनी सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट से मिली है, जितनी पाकिस्तान में आज तक किसी को नहीं मिली, उसके बाद भी, और अब 3 मार्च को जो आपने डिबैकल की है, और आज तक आप अपनी गलतियों पर इंसिस्ट करते जा रहे हैं। हम ऐसे रोना नहीं रो रहे, हम गली बाजार में जो माहौल देखते हैं उसकी वजह से आपसे, वी वांट यू टू सक्सीड बट यू हैव नो इंटेंशन टू सक्सीड, दिस इज आवर इंप्रेशन। नहीं तो साहब, बिल्कुल सही बात है। आपकी उम्मीद है कि इससे ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। इससे ज्यादा अच्छा भी हो सकता है और इससे बड़ा आगे बेहतरी की गुंजाइश जो है वो भी जरूर है। लेकिन अब जैसे कि अभी साबिर शाकिर साहब ने जो क्लिप चलाया है, अब मुझे बताएं कि असद उमर साहब की किस बात से लगता है इस सारे क्लिप से कि वज़ीर आज़म जो है वो असम्बलियां तोड़ने का सोच रहे हैं? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसमें तो यही मैसेज है कि वो जब भाई आपके काम में कौन रुकावट डाल रहा है? कोई नहीं डाल रहा ना, वो तो सवाल था, उसका वो जवाब दे रहे हैं कॉन्टेक्स्ट में। फवाद साहब, उसका जवाब दे रहे हैं। फवाद साहब, आप माशाल्लाह बहुत फ्रंट फुट पे खेलने वाले पॉलिटिशियन हैं, तो ये डिफेंसिव हुए हैं, तो आपको भी पता है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है जिसकी पर्दादारी है, और अदरवाइज तो इस तरह की बातें नहीं की जाती। कौन कह रहा है? अगर कोई सवाल पूछेगा कि वज़ीर आज़म ब्लैकमेल हो रहे हैं और वो आगे से जवाब दे रहे हैं, तो अब उसको मतलब नेचर नहीं समझ आती कि इसको कैसे अच्छा हम उससे जोड़ रहे हैं। अच्छा, उसमें बात ये, उसमें 2-3 बातें हैं। एमक्यूएम की तरफ पैगाम भेजा गया कि जनाब अपना नॉमिनेट करें एक वजारत के लिए। उन्होंने कहा जी हमें वजारत नहीं चाहिए, वो अभी मज़ीद एक डिमांड लिस्ट के साथ आएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ वज़ीर आज़म ने वादा किया कि मोनो सिलाई साहब को वज़ीर बनाएंगे।
उनको अभी तक नहीं बनाया, 3 दफ़ा एक्सटेंशन हो चुकी है काबीना में, वो आएंगे। जहांगीर खान तरीन साहब का कल इजलास हुआ है, उन्होंने कहा कि ईद तक इंतज़ार करें, ईद के बाद अगर कोई अच्छा पैगाम ना आया तो फिर हम आइंदा का लाहे अमल तैयार करेंगे। तो ये क्या सारी चीज़ों को आप पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग कह लें, थ्रेटनिंग कह लें, आपको शो कराया जा रहा है कि जनाब हमारे साथ बात करें वरना फिर हम आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं। तो देखिए, ये तो 22 करोड़ आबादी का मुल्क है, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ रहती हैं। हम इस्लामिक दुनिया का प्रोबेबली अकेला ही डेमोक्रेटिक एक मुल्क है और मीडिया बहुत ज़्यादा आज़ाद है, बहुत ज़्यादा भी है, तो ये बातें चलती रहेगी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, आपने कहा मीडिया बहुत ज़्यादा आज़ाद है, तो क्या कोई ऐसी भी, आखिरी बात, ऐसी भी प्लानिंग है कोई कि न्यूज़ चैनल्स को थोड़ा सा वक्फे तो बात कर लो। चलें ब्रेक के बाद जैसा वापस आते हैं फिर। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही थी फवाद चौधरी साहब से, कोशिश करते हैं दोबारा रब्ता हो जाए। इसी दौरान आपको एक थोड़ी सी संगीनी भी है और पाकिस्तानी अवाम ख़ास तौर पे अच्छी खबर भी है कि अभी तक हम मामले की उस संगीनी तक नहीं पहुँचे, सूरत हाल की उस संगीनी तक जो कि इस वक्त हमें इंडिया में देखने को मिल रही है। और इंडिया में आपको मालूम है कि कोरोना जो है वो कहर बन के वहाँ पे टूटा है और वहाँ की रियासती मशीनरी, इंतज़ामी मशीनरी बिल्कुल जवाब दे गई है। और क्यों टूटा है उसकी वजह आपको बताता हूँ इंडिया के बारे में, और फिर हमने क्या सबक सीखना है। ईद आ रही है और आखिरी अशरा हम बहुत ज़्यादा निकलते हैं बाहर ईद की ख़रीदारी के लिए, तो थोड़ा सा दुनिया भर में इस वक्त जो सूरत हाल है तीसरी लहर की, चौधरी साहब, कोरोना की नई किस्म तेज़ी से फैल रही है और ये पहली लहरों से ज़्यादा मुहलिक और जानलेवा साबित हो रही है। कोरोना की तीसरी लहर के शिद्दत के पेश नज़र NCOC ने स्टे होम और स्टे सेफ के पॉलिसी इख्तियार की, घर रहें और महफूज रहें। इसी तनाजुर में रमज़ान के आखिरी अशरे और ईद उल फितर के लिए खुसूसी हिदायत जारी की हैं। ईद उल फितर की जी 10 तातीलात की गई हैं, 10 से 15 तातीलात की गई हैं और उसमें अगर आप जुमा हफ्ता इतवार मिला लें तो ये तकरीबन 9 दिन बनते हैं। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि कोई कर्फ्यू या लॉकडाउन वाली सूरत हाल है, सिर्फ ये है कि आप घरों में रहें, आराम करें, आखिरी अशरा इबादत करें, अल्लाह से दुआ भी मांगें, मग़फ़िरत भी करें और इत्तिकाफ़, शब कदर, जुमातुल विदा, नमाज ईद के इज्तिमात के लिए खुसूसी हिदायत का ख्याल रखा जाएगा जी। हर किस्म का कारोबार, दुकानें बंद रखने के अहकाम दिए गए हैं, ताहम मेडिकल स्टोर, सेहत आमा के मराकज़ और वैक्सीनेशन सेंटर खुले रहेंगे। सब्ज़ी, फ्रूट, गोश्त की दुकानें, बेकरियां, खाने के मराकज़ टेक अवे के लिए खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप, यूटिलिटी स्टोर और गैस, बिजली, इंटरनेट, मोबाइल सर्विस ये तमाम ओपन है जी। चांद रात और मेहंदी के स्टॉल्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी क्योंकि उस वक्त आखिरी रात ख़वातीन और बच्चे बहुत बाहर जाते हैं। तमाम सियाहती मकामात, पिकनिक पॉइंट्स, पब्लिक पार्क, होटल और रेस्टोरेंट ये सब के सब बंद होंगे। इवन जो हिल स्टेशन है उस तरफ भी जाने की कोशिश ना करना, कोई और प्लान कर लें घर में ही छुट्टियां गुजारने के लिए। ट्रांसपोर्ट बैनुल-सूबाई शहरों के दरमियान, शहरों के अंदर तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी होगी जी। कैब सर्विस, प्राइवेट गाड़ियाँ, रक्षा को 50% सवारियों की इजाज़त होगी। ये तो हैं सूरत हाल, लेकिन अब ज़रा एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद बताते हैं कि पिछली ईद के बाद हमारे साथ क्या हुआ था, पाकिस्तान में हालात कितने बिगड़े थे और इस वक्त हमें क्या सूरत हाल है और इंडिया की क्या सूरत हाल है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, हम कोरोना की सूरत हाल पर बात कर रहे थे। तो पिछले साल ईद पे हमने थोड़ी सी गैर एहतियात बरती थी और 23 मई को पिछले साल ईद थी हमारे पाकिस्तान में जी, और मुल्क में कोरोना की मुस्बत शरह थी 11.8%। यही शरह 17 जून को हमारी पहुंच गई थी 20% तक, ये ईद के बाद। 23 मई 2020 को ऑक्सीजन पर मौजूद मरीज़ों की कुल तादाद थी 363, लेकिन 17 जून को ईद के बाद बढ़कर ये हो गई थी 2342। 23 जून को वेंटिलेटर्स पर मरीज़ों की तादाद 124 थी, जबकि यही तादाद 17 जून को 500 तक चली गई थी। आज भी औसतन शरह 10% है
पिछले साल के मुताबिक, और मरीजों की तादाद 4,707 और वेंटिलेटर्स पर 470 मरीज हैं, जबकि डेली अमवात 136 हो रही हैं। और अगर हमने NCOC और हुकूमत पाकिस्तान के वज़ा करदा हिदायत पर अमल ना किया तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो सकता है, अल्लाह माफ़ करे। भारत में 7 मार्च को, भारत का आप ज़रा सुनिए जी, भारत में भी यही कुछ हुआ। तबलीगी जमात पे उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए और उनको बुरा भला कहते रहे, लेकिन असल हुआ क्या? भारत में 7 मार्च को यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने मुल्क में कोरोना के खात्मे के करीब पहुंचने का ऐलान कर दिया था। 11 मार्च को कुंभ मेले का इनेकाद होता है, जहां से कोरोना की एक नई कहानी शुरू होती है, और 29 मार्च को होली त्यौहार रवायती जोश से मनाया जाता है। 30 मार्च को वही यूनियन मिनिस्टर कोरोना की सूरत हाल पर तशवीश ज़दा नज़र आते हैं और फिर वो आवाम को दर्स दे रहे होते हैं जी। 12 से 14 अप्रैल को कुंभ मेले की तकरीबात जारी रहती हैं और इन तमाम के बाद भारत में कोरोना दोबारा सर उठाता है और चंद हफ्तों के अंदर भारत अक़वाम आलम में बेबसी की मिसाल बन चुका है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 4 लाख से ज़ायद डेली नए केसेस आ रहे हैं और हज़ारों लोग डेली मर रहे हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार 4,000 हैं, लेकिन इसको ना BBC मान रहा है, ना वॉइस ऑफ अमेरिका मान रहा है, ना वाशिंगटन पोस्ट मानने के लिए तैयार है, ना वॉइस ऑफ जर्मनी मानने के लिए तैयार है। और ये चीज़ें, ऑक्सीजन वहाँ पे नापैद हो चुकी है और वहाँ पे एक नफसा नफसी का आलम है। शमशान घाट में जलाने के लिए लाशों के अंबार नज़र आ रहे हैं। चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे पाकिस्तान के अवाम को कि क्या करें? पाकिस्तानियों के लिए चाहे सिंपल है, या आप एहतियातें करें और अपनी और अपनों की जिंदगियां बचाएं और मुल्क को भी महफूज रखें, या सीधा सीधा अनचार्टर्ड वाटर्स के जरिए मौत के मुंह में चले जाएं। तो कोई भी नहीं चाहता कि उनके मौत उनके घर का विजिट करे। लिहाजा कोशिश करें कि जो SOPs हैं, जो मास्क पहनने का कहा है, जो भीड़ भाड़ में ना जाएं, जो जो एहतियाती तदाबीर कही गई हैं, उससे बढ़कर अमल किया। बिल्कुल सही है चौधरी साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel zo den reis nach Disney World zu sparen,